नमस्कार मित्रों। लालगंज एक ऐसी सीट है जो कहा जा सकता है कि ये सीट विपक्ष की है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लोकसभा के परिणामों को देखें तो हमेशा यह क्षेत्र एक बार सपा, एक बार बसपा, एक बार सपा, एक बार बसपा, इस तरह से ये लोकसभा का प्रतिनिधित्व देती रही है। 2014 को छोड़ दिया तो ऐसा लगता है जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इस पे जो है नीलम सोनकर, जो इनकी उम्मीदवार इस बार भी हैं, उन्होंने परचम उस पर लहराया था। जबकि 2019 में जब सपा बसपा गठबंधन था तो उसमें वो चुनाव हार गई। अब ये देखिए कि 2014 में वो जितना वोट पाई उससे 1% वोट 2019 में अधिक पाई, उसके बाद भी चुनाव हार गई जो है। और कुल इस लोकसभा में देखा जाए तो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें अतरौलिया है, निजामाबाद है, फूलपुर पौरी है, पवई है, दीदारगंज और लालगंज। ये पांच जो है वो विधानसभा में है। अगर 2022 का अगर चुनाव देखा जाए तो सारे की सारे 60 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं। और 4 जगह वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी एनडीए की तरफ से, और 1 जगह निषाद पार्टी चुनाव लड़ी थी। अगर हम विधानसभावार अगर वोटों की गणना करें तो कुल मेरे पास ये आंकड़ा है मेरे सामने, 4,10,610 वोट समाजवादी पार्टी को मिला था, 3,05,576 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, और 2,50,348 वोट ये करीब बहुजन समाजवादी पार्टी को लड़ा था। यानी कि कुल देखा जाए तो लीड जो है वो करीब 1,05,000 की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से 1,05,000 वोट समाजवादी पार्टी अधिक वोट पाई थी। लेकिन एक बात संज्ञान में इसको रखिए कि इस चुनाव में 2022 वाले जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, इसमें ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा जो पार्टी थी वो इनके साथ थी, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ थी। और इसका करीब वोट जो है हर क्षेत्र में हमको नहीं लगता 15-20 हज़ार से कम का होगा जो है। लेकिन अगर हम ये कहीं कहानी वाली बात छोड़ दिया जाए तो मैं एक डाटा देख रहा था कि 2004 में बहुजन समाज ये सुभाषपा का एक प्रत्याशी थे गोपाल कनौजिया, ये 4.1% वोट पाए थे। यानी कि उस समय 2014 की बात कर रहे हैं, आज से 19-20 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये 4% वोट उनका था, ओम प्रकाश राजभर का। उस समय ओम प्रकाश राजभर की उतनी तूती भी नहीं बोलती थी, तो अब तो ये वोट परसेंटेज और बढ़ा ही होगा जो है। मैं लेकिन फिर भी अगर मैं 4% भी मानूं तो 4% का मतलब ये हो जाता है कि 10 लाख अगर कुल वोट पड़े होंगे, जिससे देख लीजिए कि 3,05,000, 4 3 7 लाख और 2,50,000, 7 2 9 50, यानी 40-50 हज़ार वोट और भी मिले होंगे। करीब 10 लाख की पोलिंग है। इस 10 लाख में 4.1% का मतलब होगा कि 41,000 वोट, यानी कि 41,000 वोट जो है इसमें कम से कम, और भी अधिक होता है लेकिन मैं कम से कम मान के चल रहा हूँ कि 41,000 वोट ओम प्रकाश राजभर का वोट रहा होगा जो समाजवादी पार्टी को मिला होगा। अब इस 41,000 वोट को अगर माइनस कर देते हैं हम, तो ये 4,10,000 में से 40,000 अगर माइनस कर देते हैं हम, तो ये हो जाती है संख्या 3 लाख करीब 70,000, और ये 3,05,000 में 40 हम ऐड कर देते हैं कि हो जाता 3,45,000। तो कहने का मतलब है कि दोनों के वोटों में अगर इस समय वास्तविक देखा जाए तो 25,000 का अंतर है। विधानसभाओं की बात में कह रहा हूँ। तो लोकसभा तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, और यहाँ केंद्रीय नेतृत्व को देख करके वोट पड़ता है। मोदी के नाम पर 5-7% वोट पड़ जाता है। तो ये बताता है कि विधानसभाओं के वोट से भी भाजपा की लड़ाई यहाँ पे वो जबरदस्त है और नेक टू नेक फाइट है। हम अगर आंकड़े देखें तो 2019 में बहुजन समाजवाद पार्टी के कैंडिडेट जो संगीता आजाद, जो अभी भाजपा में ज्वाइन कर ली है इस बार जो है,
वो थी, और उनको वोट कुल मिला था 54% वोट। और बीजेपी की जो नीलम सोनकर थी उनको मिला था 37.19% वोट, और सुभाषपा को 1.87, यानी कि सुभाषपा की पार्टी को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल 39.06 यानी 39% वोट जो है वो एनडीए को यहाँ पे मिला हुआ था। जबकि 2014 में देखिए जो 36% वोट नीलम सोनकर पाई थी वो चुनाव जीत गई थी, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट वहाँ 29% और बहुजन समाजवादी पार्टी को 26%। ये 29 और 26 अगर दोनों जोड़ दीजिए तो 55 होता है, और 54% वोट 2019 में उन्होंने पाए थे। यानी गठबंधन जो है ये लग रहा था कि बहुत वोटों का जो ट्रांसफर था, जो लोग कहते हैं कि वोटों का ट्रांसफर नहीं होता है, लालगंज में ये डाटा बता रहा है कि 100% वोट समाजवादी पार्टी का ये ट्रांसफर हुआ है, बसपा को ट्रांसफर हुआ है वहाँ पे। देखिए अगर वहाँ पे अगर जातीय आंकड़े की बात करें तो जातीय आंकड़ा तो कहीं किसी भी क्षेत्र का मिलता नहीं है, सिर्फ SC/ST का जो है जातीय आंकड़ा मिल जाता है, और जिले स्तर पर देखा जाए तो वो धर्म के आधार पर मुसलमान के मिल जाता है, और कोई आंकड़े होते नहीं है, लोग अंदाज लगाते हैं जो है। तो वहाँ पे जो अनुसूचित जाति की जो वोटिंग परसेंटेज है वो 26% है, और 16% के आसपास जो है वो मुस्लिम प्रजाति है, यानी कि 26 और 16 ये हो जाता है 42%। अगर इस बार के चुनाव में मुस्लिम मतदाता पूरी की पूरी तरीके से अगर बसपा की तरफ पूरी की पूरी झुक जाते हैं तो निश्चित रूप से बसपा यह सीट निकाल ली जाएगी। लेकिन अगर मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी की तरफ झुकेंगे तो यहाँ पे भाजपा की सीट निकल जाएगी। इसलिए कि जो बेस है समाजवादी पार्टी का, वो वहाँ पे उनका अपनी जातियों के जो समीकरण है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितना कि मायावती का है। 26% जो है उस क्षेत्र में आदौ नहीं है वहाँ पे जो है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर वोटों का बंटवारा हो गया या वोट ज़्यादा अगर मुलायम को पड़ गए, समाजवादी पार्टी को पहले अगर पड़ गया तो यहाँ पे भाजपा के निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर पूरा का पूरा मुस्लिम समाज अगर वो बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देता है तो बसपा यहाँ से चुनाव निकल जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सीट जो है बहुत कांटे की सीट है, और यहाँ सीट जो है वो कोई दावा नहीं कर सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये चुनाव परिणाम के बाद ही होता है। अभी देखिए कैसे कैसे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। तो ये मैं जो पांचों ये विधानसभाओं का जो मैंने नाम लिया, मैंने ये देखा कि 2019 का जो चुनाव हुआ था, 14 और आपका जो कि 19 ये जो है मोदी के प्रभाव वाले दोनों चुनाव थे। तो मैं 2009 का आंकड़े पे गया, और 2009 के आंकड़े में मैंने ये देखा कि लोकसभा में विधानसभा के स्तर पर जब 2009 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें विधानसभा के स्तर पर मैंने देखा अतरौलिया में बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी से थी, और यहाँ पे भाजपा वो तीसरे नंबर पे थी। लेकिन बाकी सभी तीनों क्षेत्रों पे, मतलब दीदारगंज में भी बसपा नंबर 1 पे, बीजेपी नंबर 2 पे, निजामाबाद में बसपा नंबर 1 पे, बीजेपी नंबर 2 पे, फूलपुर पवई में बीएसपी 1 नंबर पे थी और बीजेपी जो है 2 नंबर पे। तो कहने का अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर हमेशा रही है, और समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। ये बताता है कि इस 2009 के दौर में उस समय मुस्लिम जो मतदाता थे वो जो है वो मायावती के साथ थे। 2009 9 के बाद जो चुनाव हुए हैं, चाहे 12 कह लीजिए, 17 कह लीजिए, 22 कह लीजिए, इसमें जो है मुसलमान वो मायावती से थोड़ा सा दूर हुए हैं। तो ये मैं आंकड़ा ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो ये चुनाव होने वाला है, जो लोकसभा वाला 24 वाला, उसमें अगर मुस्लिम मतदाता अगर बहुजन की तरफ झुके अगर, तब बहुजन समाजवादी पार्टी की चुनाव जीतने की चांसेस ज़्यादा रहेगी। और भाजपा का वोट करीब करीब वही है, 39-40
40% के आसपास है, उससे उसमें बढ़ोतरी नहीं होनी है। और ये दोनों लोग आपस में ही वोट बांट लेंगे, यही उसके जीतने का वो जो है वो जो कारण बनेगा। अब देखिए ये राम गोपाल जी का एक जो बयान आ गया है, ये असल बात में क्या है ना कि अखिलेश के यहाँ भी काम करने वाला कोई नहीं है, लेकिन बिगाड़ने वाले लोग बहुत हैं जो है। अखिलेश यादव जब ओम प्रकाश राजभर अलग हुए तो भी बोले कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब चले गए तो बोले इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पल्लवी पटेल जब चली गई हैं तो बोलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो राम गोपाल यादव को तो बस कुछ करना ही नहीं है, वो बैठे बैठे मलाई खाते हैं। जो भी झेलना है वो तो अखिलेश जी को झेलना है। इस तरह के बयान उनको जो है वो नहीं देनी चाहिए जो है। अब हम आपको ये बता दे रहे हैं कि ये जो आंकड़े हम बताए विधानसभाओं में, इसके हिसाब से हमें लगता है कि दीदारगंज, लालगंज और अतरौलिया, ये जो 3 जो विधानसभा हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी वो मजबूत रहेगी। लेकिन शेष 2 पे यानी कि फूलपुर पवई और निजामाबाद, इन दोनों क्षेत्रों पर समाजवादी पार्टी जो है वो मजबूत रहेगी। अगर हम विधानसभा के वोटों को देख करके बताएं तो ये हम तब बता रहे हैं जबकि 2022 में जो मुस्लिम मतदाता जो अखिलेश के साथ रहे वो इंटैक्ट रहे तो, और नहीं तो फिर जो है वो लड़ाई जो है थोड़ी सी वो आसान हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। लालगंज में देखिए पिछले बार 22 वाले में विधानसभा में 14,733 वोट से केवल पीछे थी भाजपा, और दीदारगंज में 13,561 वोट, और अतरौलिया में 17,247 वोट। तो देखिए विधानसभाओं में ये 15,000 20,000 का जो मार्जिन है, ये बहुत मार्जिन कुछ नहीं रहता है। और लोकसभा के चुनाव आने में चूँकि उसमें उस समय क्या होता है कि लोकल लेवल पे जो प्रत्याशियों का है बड़ा असर होता है, और चूँकि कई जातियों के समीकरण भी वहाँ पे टूट जाते हैं। जो आज जो है इंडिया का प्रचार करने वाला आदमी है, अगर वो भी समाजवादी पार्टी में किसी कास्ट का अगर वो प्रत्याशी है तो उसको वोट दे देता है। तो इसलिए डिवीज़न जो है वो नीचे लेवल पे हो जाता है वोटों का। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं हम लोकसभा की तरफ तो ये डिवीज़न कम होने लगता है, और केंद्रीय नेतृत्व का एक मोदी का जो अपना ऑरा है उसका भी लाभ मिल जाता है। तो उस हिसाब से अगर मैं कह रहा हूँ कि ये सीट, लालगंज वाली सीट जो है वो बसपा और भाजपा इन दोनों में लड़ाई रहेगी जो है। अगर समझदारी से अगर मुस्लिम यहाँ पे अपना दिमाग लगाए तो, और नहीं तो दोनों के वोटों में बंटवारा हो जाएगा। वही 30 कोई 28% वोट पा जाएगा, कोई 32% वोट पा जाएगा, और 39-40% वोट पा करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव ये जीत जाएगी। तो मित्रों ये लालगंज पे मेरा ये आज का ये वीडियो था। और लालगंज मेरा मानना ये है कि पूरे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, अगर जहाँ पे मुस्लिम परसेंटेज ज़्यादा है उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों में ये लालगंज वाली सीट जो है वे विपक्ष की सीट है। और इस सीट पे अगर भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीत लेती है, अपना परचम लहरा लेती है, तो यह एक बड़ी अनोखी बात होगी और भाजपा के लिए। और वहीं बसपा और जो पीडीए का नारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, देखा जाता है ये पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पीडीए की नारा को प्रूव करेगी कि पीडीए का वास्तव में वो इन लोगों के साथ है भी, कि ये लोग नारा ही के साथ हैं। इन लोगों के साथ नारा नहीं है, ये नारे के साथ है जो है कहीं क्योंकि पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो दलित पिछड़ा और ये अल्पसंख्यक, इनकी आबादी जो है इस लालगंज क्षेत्र में बहुत अधिक है। और अगर यहाँ पे पीडीए अगर नहीं जीतेगी तो फिर कहाँ जीतेगी। तो ये लालगंज का मेरा जो ये असेसमेंट था, मैं बिन डाटा के आधार पर आपको समझाया। अगर वीडियो ये अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको समय से मिल जाए। नमस्कार।